मुझे पढ़ाई क्यों करना है? आप यहाँ पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पढ़ाई करने के बाद हम आगे क्या करेंगे? तो मेरे मन में विचार था कि मैं जहां पर लोग राम जन्मभूमि पर क्यों जाते हैं, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, गया, या जिस जिस धर्म के जो धार्मिक स्थान है वहां पर लोग क्यों जाते हैं? वहां पर आस्था व्यक्त करते हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारे धर्म गुरु, हमारे आराध्य देव, जिनका वहां जन्म हुआ है, और वहां से एक संदेश दिया है पूरे विश्व को भाईचारे का। उस धर्म स्थान से भी, उस तीर्थ स्थान से भी बड़ा तीर्थ स्थान मेरा गांव है, जहां पर मेरा जन्म हुआ है, मेरे पिताजी का जन्म हुआ है, मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ है, मेरी कई पीढ़ियां जहां पर पैदा हुई और मेरी उन सभी पीढ़ियों का उसी गांव में अंतिम संस्कार हुआ है। उससे बड़ा कोई तीर्थ स्थान नहीं हो सकता। उस गांव की सेवा करूंगा, उस गांव में सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उस गांव को स्वर्ग बनाने का काम करूंगा। ये मेरे मन में सपना था और मैंने उस पर काम शुरू किया। जब हम लोगों ने वहां पर काम शुरू किया तब अकाल पड़े हुए थे, 7 साल लगातार अकाल पड़े। पीने के पानी की बड़ी समस्या थी, टैंकरों से पानी आता था, ट्रेनों से जिले में पानी आता था और वहाँ से टैंकरों से गाँव में पानी पहुँचता था। उस समय मेरे गाँव में भी इसी तरह से पानी पहुँचता था। पेड़ पौधे नहीं दिखते थे, धूल की आंधियाँ उड़ती थी और मुझे लगा कि इसका आखिर क्या होगा। सरकार की मंशा थी कि पानी बचाने पर काम होना चाहिए, पेड़ लगने चाहिए। तो मैंने सबसे पहले मेरे गांव में बैठने की व्यवस्था अच्छी की। पहला, देश का पहला एयर कंडीशन पंचायत भवन मैंने 2005 में बनाया और उसको आगे जाकर सरकारों ने राजीव गांधी सेवा केंद्र नाम देकर पूरे देश में उसको लागू किया। पंचायत भवन कैसा होना चाहिए? पंचायत में बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। गांव का गरीब, अमीर, महिला, पुरुष सब बराबर बैठे। एक नीचे बैठेगा और एक ऊपर बैठेगा, महिला नीचे बैठेगी, पुरुष ऊपर बैठेंगे, ये तो ठीक नहीं है। फिर ये रिजर्वेशन जो लागू किया सरकार ने, उसको कैसे ठीक कर पाएंगे? महिला सरपंच और वो सीट पर बैठ रही है और पुरुष, महिलाएं नीचे बैठ रही है दूसरी। एक अमीर व्यक्ति कुर्सी पर बैठ रहा है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कुर्सी पर बैठ रहा है और गांव में कम पढ़े लिखे लोग मेरे जैसे अगर नीचे बैठेंगे तो फिर ठीक नहीं है। इस सोच से गांव में पहला पंचायत भवन बनाया, जिसको मैं समझता नहीं था कि इसका क्या नाम दें। मेरे मन में तो सिर्फ ये था कि मेरे गांव की कोई भी गरीब महिला, जिन महिलाओं ने मुझे गोद में खिलाकर बड़ा किया है, वो नीचे नहीं बैठनी चाहिए। जिन गरीब लोगों ने मेरे खेतों में काम करके अन्न उगाकर हमको खाना खिलाया है, वो गरीब व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, वह नीचे नहीं बैठना चाहिए। मैं गांव का सरपंच हूँ तो मेरे बराबर बैठकर मेरे से बात करेगा। ये सपना देखा हमने और उसको पंचायत भवन बनाकर लोगों के सामने रखा कि नहीं, हमारी हैसियत देखकर लोग विकास की योजनाएं बनाएंगे, दान देंगे और गांव का व्यक्ति की सोच बड़ी होगी। ये सोच रखकर हमने 2005 में इस तरह का पंचायत भवन बनाया, जिसको आगे जाकर सरकारों ने राजीव गांधी सेवा केंद्र, फिर अटल सेवा केंद्र नाम देकर पूरे देश में लागू किया। और उसके बाद हर एक ग्राम पंचायत में इस तरह के पंचायत भवन बनने लगे। फिर बात आई पानी की। गांव में पानी की बड़ी समस्या है, तो लोगों ने कहा पानी जमीन में से ट्यूबवेल खोदो। हमने भी सोचा कि 300 फीट खोद दिया, पानी नहीं आया। मशीन वालों का 400 खोद दे, 500 खोद दे, 1000 फीट खोद दे। 1000 फीट नीचे से जो पानी आया वो इतना भारी पानी था, पीने योग्य पानी नहीं था, बर्तनों में जम जाता था पानी। फिर समझ में आया कि पानी जमीन में से नहीं आता है, पानी तो ऊपर से जो पानी गिरता है, उस पानी को धरती माता को पिलाना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा पानी का स्टोरेज टैंक अगर कोई है तो धरती माता है। जो आज हमारा पानी बहकर
गांव के छोटे बरसाती नाले से बड़े नाले में, बड़े नाले से छोटी नदी में, छोटी नदी से बड़ी नदी में जाकर खारे पानी में मिलता है। उस पानी को जहां से बरसात की बूंद गिर रही है उसी जगह जमीन में उतारना है। ये बात समझ में आई और हमने पानी रोकने पर काम शुरू किया। करते 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 स्थिति ये हुई कि जो पानी 500, 600 या उससे भी ज़्यादा गहरा था, वो पानी आज जमीनी स्तर पर पानी बहता है। किसान के कुएं में पानी आ गया, किसान वापस खेती करने लगा, गांव में अच्छी नस्ल के पशु आने लग गए और गांव का हर एक व्यक्ति उस पानी की वजह से आत्मनिर्भर बन रहा है। फिर विचार आया, मैं जब सरपंच था उस समय मेरी बेटी की डेथ हो गई, उसकी स्मृति में मैंने एक पौधा लगाया। मुझे लगा मेरे गांव के बहुत सारे सभी लोग थे, सबकी आंखों में आंसू था, तो मुझे लगा कि इस गांव में जितनी भी बेटियों का जन्म हो रहा है, क्यों नहीं हम उन बेटियों के नाम पर पेड़ लगा दें। मैंने मेरी टीम से बात की इस ग्राम पंचायत में कितनी डिलीवरी रजिस्टर्ड हुई है और उसमें से कितनी लड़कियों का जन्म हुआ है। लड़की मेल फीमेल का रेशो गड़बड़ हो रहा है। गाँव में आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर लड़कियां नहीं मिल रही है। बड़ी संख्या में जो पढ़े लिखे समाज हैं, उनने जिन लोगों ने जातियां की है दहेज के नाम पर, उन समाज के लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है। वो दूसरे राज्यों से, पिछड़े हुए लोगों से, गरीब लोगों से, आदिवासियों से के परिवारों से लड़कियां ला रहे हैं और अपने लड़कों की शादी करवा रहे हैं। तो ये मन में विचार आया, बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना शुरू किया। मेरे गांव में लगभग 60 से 65 लड़कियां साल भर में जन्म लेती है। उन सब बेटियों को देवी मानकर उनके नाम पर वृक्षारोपण शुरू किया। और फिर ये लगा कि वो जब बच्चियां पौधे लगाने के लिए उनके माता पिता उनको लेकर आए, तो देखा कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इन बच्चियों की मदद भी करनी चाहिए। तो हमने एक योजना बनाई बेटी के नाम पर, और हर बेटी के नाम पर अमीर परिवार से मांग कर लाए, आपकी यूनिवर्सिटी से भी मांगा, और उस बेटी के नाम पर 21,000 रुपये हम देंगे, 10,000 उसके परिवार से लेंगे। अगर उसके परिवार के पास नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, मजदूरी करके उस बेटी के नाम पर वो और पैसा डालता रहे, 500 रुपये महीने का डाले, 200 रुपये में डाले, 1000 रुपये डाले, वो और उस बच्ची के नाम पर एक फिक्स डिपॉजिट करने की सोच बनाई। और इस बार हमने प्रधानमंत्री की सुकन्या योजना में 65 बच्चियों के नाम पर 31,000 रुपये डाले हैं। अब वो परिवार जितना भी वो डाल सकता है उस बेटी के नाम पर 14 साल की उम्र तक डालेगा, और 18 से 20 साल की उम्र में वो बच्ची अपनी पढ़ाई आपके जैसे यूनिवर्सिटी में, मेरे गांव की गरीब आदिवासी पिछड़ी समाज की बच्चियां भी यहाँ आकर पढ़ सकेगी, ऐसी व्यवस्था है। और ये काम करने से ये हुआ कि गांव की जो सरकारी ज़मीनें हैं, आज पूरे देश में हर एक ग्राम पंचायत के पास सरकारी ज़मीनें हैं, जिसको गोचर, चारागाह, बिलानाम या अन्य नामों से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। उस पर शहरों का कचरा डाला जा रहा है, अवैध माइनिंग वहाँ हो रही है, अवैध कॉलोनियाँ वहाँ बस रही है, और जिस उद्देश्य से जो ज़मीनें आरक्षित की गई थी, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। हमने उस ज़मीनों पर वृक्षारोपण किया, उन ज़मीनों पर जल संरक्षण के काम किए, और आज राजस्थान की 158 ग्राम पंचायतों में गांव के खुद के कन्या उपवन तैयार हो गए। बेटियों के नाम पर पेड़ लगने शुरू हो गए, सरकारी ज़मीनों में लगे, और उस जहाँ पेड़ लग रहे हैं वहाँ पर उस जगह का नाम रख दिया गांव वालों ने कन्या उपवन। और गांव में शानदार गार्डन बनने लगे, वहाँ पर वन्य जीव, वहाँ खूब मोर आते हैं, गांव का तीतर, मोर, खरगोश, पैंथर, बंदर, हर एक जानवर वहाँ आकर रहने लग गया, बसेरा होने लग गया, और गांव वन्य जीव बचने लग गया। देखिए गांव में बेटी बची, पानी बचा, पेड़ बचे, पेड़ लगे, सरकारी ज़मीनें बची और वन्य जीव बचा। इसके बाद वहाँ की गरीब लोग, जो गांव में बुजुर्ग महिला है, उसका बेटा कहीं बाहर मजदूरी करने चला गया है, उसको पढ़ा लिखा कर बाहर भेज दिया, और गांव में एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती है।
ऐसा कोई व्यक्ति, बहुत कम बेटे हैं ऐसे, जो माँ को 5,000 रुपये महीने का हाथ खर्चा देकर भूल जाता है। माँ को भी पैसा चाहिए, जब बेटी के घर जाती है तो वो उसको कपड़े भी, बच्चों को मिठाई भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, उसको भी पैसा चाहिए। उस महिला को हर महीने 5,000 रुपये पौधों के रख रखाव करने के मिलते हैं गांव की बुजुर्ग महिलाओं को। तो गांव की बुजुर्ग मातृशक्ति को भी सम्मान मिला है वापस, बेटी भी बची है, बेटी का सम्मान भी बचा है, और गांव की बुजुर्ग महिला को भी वापस रोजगार मिला है, उसका सम्मान भी बढ़ा है। और इन सब कामों में एक भी व्यक्ति की जेब का एक पैसा नहीं लगा है, एक भी व्यक्ति ने अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया, और एक भी व्यक्ति ने श्रमदान नहीं किया है। और इसका परिणाम ये आया कि मेरे गांव में 3.5 से 4 लाख पौधे पेड़ बन रहे हैं। गांव में वापस कोयल बोलने लगी है, गांव का पानी ऊपर आ गया है, गांव में अच्छी नस्ल के पशु रखने लग गए लोग, गांव में वापस दूध हो गया है, गांव में अच्छे फल लगने लगे हैं। ये काम पिपलांत्री के लोगों ने 2005 में जब शुरू किए थे, आज एक बहुत अच्छा उदाहरण पूरे देश के सामने मेरे गांव की गरीब और विधवा, विकलांग, कमजोर महिलाओं ने करके दिखाया है। और सरकार ने वहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया कि इस गांव में जो काम हुआ है वो काम मुझे पूरे देश में चाहिए। वहां पर एक्सीएन, एएन, जेएन, बाबू, चपरासी, कंप्यूटर ऑपरेटर, पूरी एक टीम खड़ी कर दी, बड़ी बिल्डिंग बनाकर सेंटर बना दिया। जो भी लोग पिपलांत्री में आते हैं, जो भी सरपंच आएंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे, अधिकारी आएंगे, इस काम को सीखने के लिए उनकी ट्रेनिंगें होगी यहाँ पर। इस तरह का सेंटर वहाँ पर खोल दिया और पूरे देश के लोग आ रहे हैं और उसको सीख रहे हैं। इस तरह के काम उस गांव में 2005 से शुरू होकर आज तक चल रहे हैं, और उस काम की वजह से आज मुझे आप लोगों के सामने बैठकर बात करने का अवसर मिल रहा है। मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि हम पढ़ लिख कर बहुत बड़ा पैसा कमाने के बाद भी कहाँ रहेंगे? इस धरती माता पर ही रहना है ना। हम श्वास में क्या लेंगे? आपके श्वास में जहर जाएगा या प्योर ऑक्सीजन जाएगा, ये आपको तय करना है। आप फिल्टर करके आरओ का पानी कितने दिन तक पियोगे और कितने लोग पी लोगे? हमें शुद्ध कुएं का जल चाहिए, इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा। गांव में, शहरों में रहना तो जमीन पर ही है, धरती पर ही है। हम सब लोगों को प्रकृति के लिए काम करना पड़ेगा। जब आपके परिसर में मैं घूम रहा था तो आपके मैनेजमेंट से मैंने एक निवेदन किया, मैंने कहा इस तरह के पौधे लगने चाहिए कि बच्चों को ये पता लगे कि इस प्रजाति के पौधे भी होते हैं। इन पेड़ों पर पक्षी आकर बैठने चाहिए, जिससे पता लगे कि इस प्रजाति के पक्षी भी होते हैं। जो आपको दिखाया जाएगा वही आप देखेंगे और वही अपने जीवन में उतारेंगे। इस तरह से पानी बचाने का कार्य किया जा सकता है, यह भी दिखाया जाना चाहिए। तो आप देखिए, आप बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत आगे आपका भविष्य उज्जवल है। आप YouTube, गूगल पर पिपलांत्री सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी उससे मिलेगी। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि हमें सब कुछ पाकर भी इस धरती के ऊपर ही जीना है। यही पानी हमें पीना है। आज महानगरों की हालत देख लीजिए आप। हम कुआं खोदते हैं तो हमारे पास में एक जिला है भीलवाड़ा, औद्योगिक नगरी, कपड़े का बहुत बड़ा काम वहाँ पर होता है। वहाँ के सरपंच मेरे पास आते हैं, आसपास के गांवों के। वो कहते हैं सरपंच साहब, हमारे आसपास तो गांव में जब कुआं खोदते हैं, ट्यूबवेल खोदते हैं तो कहीं लाल पानी निकल रहा है, कहीं पीला पानी निकल रहा है, कहीं काला पानी निकल रहा है। इस धरती को इतना दूषित कर दिया है हम लोगों ने कि आगे क्या होगा सोच लीजिए आप। इसके परिणाम आप ही को, हमको ही भुगतने हैं, मानव जाति को भुगतने हैं। इस ऊपर वाले ने कितना बड़ा काम किया है हमारे लिए, आप कल्पना कीजिए। वो चाहता तो हमें इंसान नहीं बनाकर जानवर भी बना सकता था, कीड़े मकोड़े भी बना सकता था। उसने बहुत बड़ा उपकार किया है हम सब के ऊपर कि इंसान बनाया है। हमें इंसानियत रखकर इस सृष्टि के ऊपर जीव मात्र के लिए काम करना है। हम कैसे पानी बचाएं, हम कैसे प्रकृति को बचाएं, हम कैसे बेटियों को बचाएं। हम अगर अच्छा करेंगे तो इसके सुखद परिणाम हमें ही मिलने वाले हैं।
आप कल्पना कीजिए, इस यूनिवर्सिटी में कितने प्यार से आप लोग रहते हैं। जिस गांव में, जिस शहर में लोग भाईचारे से रहते हो, उसको लोग स्वर्ग कहते हैं। यही धरती स्वर्ग है और यही नर्क है। आप जिस गांव में, जिस शहरों में झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं, और वो राक्षस वृत्ति के लोग नर्क में रहते हैं। यही धरती हमारे लिए स्वर्ग है और यही धरती हमारे लिए नर्क है। ये आपको तय करना है कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं या नरक में रह रहे हैं। आप कभी आइए हमारे गांव में, देखिए गांव में किस तरह से लोग भाईचारे से इस प्रकृति को बचाने पर काम कर रहे हैं। मैं बोलने के लिए बहुत कुछ है, आप मुझसे कुछ बात करेंगे तो मैं उसको जवाब दूंगा। बाकी कुल मिलाकर बात यह है कि हमें इस शिक्षा के साथ साथ प्रकृति को बचाने के लिए भी काम करना पड़ेगा।